नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। आप देख रहे हैं प्राइम बुलेटिन पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग शो। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई वे खबरें आपके सामने रखूंगा जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी हैं। इस शो में आप देखेंगे पाकिस्तान से आया बयान, नाटो जैसा एक नया इस्लामी गठबंधन हो चुका है शुरू, ईरान ने कर दिया बड़ा धमाका। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब टेस्ट, मिस्र की फौजी तैनाती से घबराया इजराइल, परेशान हाल नेतन्याहू ने अमेरिका से की शिकायत। सऊदी अरब का बड़ा फैसला, यमन को देगा 1.28 अरब रियाल की माली मदद और गज्जा से फिर दागे गए। इजराइल पर रॉकेट। आज की खबरें धमाकेदार हैं और हालात इतने बिगड़े हुए कि दुनिया की बड़ी ताकतें भी इन्हें दबा नहीं पा रही हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं शो की, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरा मेहनत कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और सबसे जरूरी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप हमें भारत के किस शहर या किस राज्य से देख रहे हैं। साथ ही यह भी बताइए कि फिलिस्तीन और इजराइल की इस जंग में आपकी नजर में कौन सही है और किसके साथ खड़े हैं आप। दोस्तों, पाकिस्तान ने कहा है कि सऊदी अरब से उसकी रक्षा डील नाटो जैसे एक नए गठबंधन की शुरुआत है। ईरान के प्रेस टीवी ने 31 सितंबर को एक रिपोर्ट छापी जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ हुए नए रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते को सीधा सीधा नाटो से तौल दिया। पाकिस्तानी सरकार के प्रवक्ता मुसादिक मलिक ने सऊदी चैनल ऑयल अरेबिया से कहा, यह समझौता बिल्कुल नाटो फ्रेमवर्क की तरह है। मतलब अगर किसी एक पर हमला होगा तो दोनों समझेंगे कि हमला उन पर हुआ है और जवाब भी दोनों मिलकर देंगे, यानी साझा प्रतिकार। पाकिस्तान ने यह भी साफ किया कि यह हमला करने की दावत नहीं बल्कि एक रक्षात्मक समझौता है। अटैक करने के लिए दोनों देश साथ नहीं आए हैं बल्कि बचाव के लिए आए हैं और बचाव में जितना अटैक करना पड़े करेंगे। असल में यह एक पुराना खामोश वादा था जिसे अब बाकायदा औपचारिक संधि का रूप दे दिया गया है। यह ऐलान ऐसे समय पर आया है जब इजराइल ने दोहा में हमास की नेतृत्व पर खतरनाक हवाई हमला किया। पाकिस्तानी मीडिया बिजनेस रिकॉर्डर ने इसे एक साझा रोकथाम बढ़ाने वाली डील बताया है। मतलब किसी भी दुश्मन के लिए अब यह खतरा रहेगा कि दोनों देशों की एकजुट जवाबी कार्यवाही सामने आ सकती है। तो सवाल यह है, इस समझौते का निचोड़ क्या है? क्या यह आने वाले समय में अरब जगत का नया नाटो साबित होगा या फिर यह सिर्फ कागजों पर दर्ज एक औपचारिकता भर है? दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ समझौता अब सिर्फ रिश्तों की गुफ्तगू नहीं रहा बल्कि एक औपचारिक रक्षा संधि बन चुका है। इसका सीधा मतलब है कि गल्फ से लेकर हिंदुस्तान तक की राजनीति में अब एक नई हलचल मच चुकी है। हालांकि भारत को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके रिश्ते सऊदी अरब से पहले से ही बेहतर हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर और यह खबर एक सवाल से शुरू होती है, क्या ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया है? ईरान इंटरनेशनल वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 4 दिन पहले यानी जुमेरात की रात अपनी सबसे नई और सबसे ताकतवर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ईरानी संसद के सदस्य मोहसिन जंगजंगे के हवाले से रिपोर्ट में लिखा गया, हमने अपनी नई मिसाइल आजमाई और यह कामयाब रही। तेहरान और आसपास के शहरों गोरगान, सारी और सेमन में लोगों ने रात के आसमान में धुआं और रोशनी देखी। यह नजारा पहले किए गए तमाम मिसाइल टेस्ट से अलग था। पाबंदियों और दबाव के बीच ईरान ने यह परीक्षण किया है और दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान पर पाबंदियां जारी रखने का फैसला किया है। उधर ईरानी संसद के कुछ सख्त मिजाज सदस्य अब खुलकर कह रहे हैं कि हमें एटमी हथियार और मिसाइल प्रोग्राम को तेज करना चाहिए। अहमद नादरी पार्लियामेंट के मेंबर ने साफ कहा है, एनपीटी छोड़ना और न्यूक्लियर बम का टेस्ट करना ही हमें इराक और लीबिया जैसी तकलीफ से बचा सकता है। ईरान का दावा है कि मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ हिफाजत के लिए हैं और सर्वोच्च नेता के फतवे के मुताबिक न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए जाएंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस नए मिसाइल टेस्ट से रीजनल और ग्लोबल टेंशन बढ़ सकती है। अमेरिका और यूरोप के साथ ईरान का खिंचाव और तेज होने के आसार हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल टेस्ट के बाद ईरान ने सख्त जवाब की धमकी दी है। रेवोल्यूशनरी गार्ड ने 21 सितंबर को वार्निंग दी, अगर दुश्मन किसी भी तरह की हरकत करेगा तो ईरान मौत और सबक सिखाने वाला जवाब देगा, यानी डेथ भी और लेसन भी। और दोस्तों ध्यान दीजिए, हम बार बार इसे न्यूज कह रहे हैं क्योंकि ईरान ने इसे ऑफिशियली तस्लीम नहीं किया है, लेकिन ईरान से जुड़ी कुछ वेबसाइट जो सरकार की मुखालिफ हैं वो इसे लिख रही हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड की धमकियों में भी इसका इशारा मिल रहा है। इंटरनेशनल वेबसाइट्स, न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल्स भी इसे दिखा रहे हैं। इजराइल की वेबसाइट्स भी इसको लेकर अलर्ट हैं। तो साफ है, हम इसे कंफर्म नहीं कर रहे, बट हां, खबर चल रही है और खबर बड़ी है। हम मैदान जंग में पहल करेंगे और एक बार फिर से सख्त और सबक सिखाने वाला जवाब देंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशियन ने भी कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की पाबंदियां हमें रोक नहीं पाएंगी। ईरान किसी भी दबाव के बावजूद अपनी तरक्की की राह पर बढ़ता रहेगा।
उधर इजरायली वेबसाइट वाई नेट ग्लोबल ने भी 21 सितंबर को ईरान के बड़े मिसाइल परीक्षण पर रिपोर्ट छापी। जाहिर है कि इजराइल में भी इस खबर से हलचल मच गई है। उन्हें बखूबी अंदाजा है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ईरान का पहला निशाना कौन हो सकता है। अगली खबर मिस्र से जुड़ी है। मिस्र की फौजी तैनाती ने इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को घबरा दिया है, जो नेतन्याहू लगातार गजा में फौज भेज रहा है। वहीं मिस्र की बढ़ती फौजी मौजूदगी से परेशान होकर अब अमेरिका से शिकायत कर रहा है। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस की रिपोर्ट कहती है कि नेतन्याहू ने अमेरिकी अफसर मार्को रूबियो को एक सूची सौंपी है, एक पूरा दस्तावेज जिसमें मिस्र की तमाम गतिविधियां गिनाई गई हैं, जिन्हें 10 के कैंप डेविड समझौते की खुली उल्लंघना बताया गया है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या मिस्र और इजराइल की यह तनातनी अरब जगत में एक नया मोड़ लाएगी, या फिर नेतन्याहू सिर्फ अपनी घरेलू नाकामी को ढकने के लिए अमेरिका की चौखट पर दस्तक दे रहे हैं? दरअसल मिस्र ने सिनाई में सैनिकों और हथियारों की तादाद बढ़ा दी है और यही चीज इजराइल को खौफजदा कर रही है। दोनों देशों की सहमति के तहत कुछ इलाकों में सिर्फ हल्के हथियार ही रखने की इजाजत थी, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि मिस्र ने वहां के हवाई अड्डों के रनवे बढ़ा दिए हैं, हवाई पट्टियां चौड़ी की हैं और भूमिगत सुविधाएं बना दी हैं, जिन्हें इजराइल का कहना है मिसाइल रखने के काम में लाया जा सकता है। इजराइल का जरिया यह रहा कि मिस्र ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। वे कहते हैं कि मिस्र की यह हरकत बहुत गंभीर है और हमें इसकी गहरी फिक्र है। सिनाई एक प्रायद्वीप है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ इलाका। यह गजा और मिस्र को जोड़ता है, इसलिए जो इलाके गजा के नजदीक हैं वहां मिस्र ने अपनी फौजियत बढ़ा दी है और इस वजह से इजराइल बेचैन है। इजराइल का प्लान, उनकी जो भाषा है, यह बताता है कि इतनी तीव्र बमबारी की जाएगी कि लोग पहले दक्षिण गजा की तरफ भागेंगे, फिर किसी ना किसी बहाने वे सेनाई में दाखिल होंगे और फिर आगे की कार्यवाही के लिए उन्हें रास्ता मिल जाएगा। सवाल बड़ा सा और सख्त है, क्या मिस्र की यह तैनाती वाकई सुरक्षा की जरूरत है, या फिर यह किसी बड़े मनोवैज्ञानिक खेल और रणनीति की तैयारी है जिससे क्षेत्र में तबाही और बढ़ेगी? अब अगर यहां पर इजराइल बढ़ा रहा है अपनी फौज और मिस्र बढ़ा रहा है अपनी फौज, तो इजराइल की फिक्र साफ है। पहली फिक्र यह कि उसका पूरा प्लान चौपट हो सकता है। आज की दूसरी फिक्र यह कि अगर अरब मुल्कों ने मिलकर कोई साझा मोर्चा बना लिया, कोई धार्मिक गठबंधन खड़ा हो गया, जिसकी संभावना भले कम हो लेकिन अगर बन गया, तो फिर इजराइल पर सीधी चढ़ाई हो सकती है और इसका मतलब होगा इजरायली फौज का सीधा आमना सामना टैंक वाली जंग। यही है उसकी घबराहट। अब एक और खबर, सऊदी अरब ने यमन को 38 अरब रियाल की माली मदद देने का ऐलान किया है, यानी तकरीबन $368 मिलियन। यह मदद सऊदी विकास और पुनर्निर्माण कार्यक्रम बराए यमन के जरिए दी जाएगी। आज भी यमन 2 हिस्सों में बंटा है। एक हिस्सा जहां हौथी कबीलों का कब्जा है, उनकी राजधानी है सना। दूसरा हिस्सा पुरानी आधिकारिक सरकार जिसे दुनिया मान्यता देती है, अब अदन शहर से चलती है। मालूमात के मुताबिक यह ग्रांट यमन की सरकार के बजट पेट्रोलियम उत्पादों पर दी जाने वाली सब्सिडी और अदन में मौजूद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अस्पताल के संचालन पर खर्च की जाएगी। अदन में सरकार माली मुश्किलों से जूझ रही है, स्थानीय करेंसी कमजोर है, महंगाई आसमान छू रही है और यह हालात बने तब से हैं जब ईरान समर्थित हथियों ने साल 2014 में यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था और उस वक्त के राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह को सत्ता से हटा दिया था, जिससे यमन में 10 साल की खाना जंगी यानी गृह युद्ध शुरू हो गई। मार्च